इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़े, क्वेश्चन किस तरीके से आया, मेंस आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, कौन सा सोर्स पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2022, 23 और 24 के एस्पिरेंट्स के लिए। लक्ष्मीकांत किस तरीके से पढ़नी है, एनसीईआरटीज में क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मधुद गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। 10% डिस्काउंट के लिए सिंपली मेरा नाम डालना और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पे। बहुत सारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 20 अक्टूबर से इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल लैंग्वेज में, जिनके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे 9 मंथ बैच में सब्सक्राइब करते हो ऑप्शनल के साथ तो आपको 38% का डिस्काउंट मिलेगा, 28% ऑप्शनल के साथ और 10% रेफरल कोड यूज करके। और अगर आप 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो ऑप्शनल के साथ तो आपको टोटल 35% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ अनअकैडमी की 45,000 की जो टेस्ट सीरीज है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी, प्री और मेंस की। सो अनअकैडमी बैचेस के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। ऑप्शनल के 7 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 21 अक्टूबर से अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, पीएसआईआर, पबैट एंड अदर सब्जेक्ट्स। सो इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल में सारे बैचेस को सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड। और हमारा संडे को 11 बजे हर बार एक कॉम्बैट होता है। इस बार मेगा कॉम्बैट होगा जहां पे अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड अनअकैडमी का लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है 1-to-1 गाइडेंस और पर्सनलाइज मेंटरशिप के लिए। सो शुरू करते हैं अपना पॉलिटी का वीडियो, जहां पे सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से इस बार पॉलिटी में 19 क्वेश्चन पूछे गए। 100 में से प्रीलिम्स में 2021 में 19 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के थे। सबसे पहले क्या करते हैं, पिछले 5 साल में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एमसीक्यू वाला जो फॉर्मेट होता है वहां पे पॉलिटी का क्या ट्रेंड रहा है। 2017 में 22 क्वेश्चन थे, 2018 में गिर के एकदम 13 हो गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब पॉलिटी का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, अब तो मैं पॉलिटी पढ़ूंगा नहीं, मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। क्योंकि अभी आप देखोगे 2020 में 15 क्वेश्चन और 2021 में 19 क्वेश्चन, दोबारा से ट्रेंड जो है वापस अपवर्ड हो गया। मतलब कि 1 साल अगर सवाल कम आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 16 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से। ऑन एन एवरेज, यहां पे बात हो रही है एवरेज की, कि अगर मैं 5 साल का एवरेज ले रहा हूं तो हर साल अप्रोक्सीमेटली एवरेज पे 16 क्वेश्चन आए हैं। मतलब कि आपके 32 मार्क्स जो हैं वो इंडियन पॉलिटी पे डिपेंड करते हैं प्रीलिम्स में। मेंस की बात मैं इसके बाद करूंगा, अभी पहले सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली प्रीलिम्स का पेपर हुआ है। यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यूपीएससी ने स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर्स के साथ, अलग अलग बिल्स और एक्ट्स के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया है। मतलब कि न्यूज़पेपर और लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी में जो स्टैटिक पोर्शन दिया है उनको मिक्स करके यूपीएससी आजकल प्रीलिम्स का सवाल बना रहा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी ने सवाल पूछे। Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? ये क्वेश्चन जो था थोड़ा एम्बिगुअस था। यहां पे बेसिकली अगर आंसर देखें तो ए या बी दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन के पेज नंबर 13.3 पे हमारे को फेडरल फीचर्स की एक लिस्ट दी हुई है और उसमें दिया हुआ है क्या कि अगर आपका डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है 3 लिस्ट में, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, हमारा संविधान प्रधान है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और राज्यसभा में मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो आप फेडरल हो। अगर आप क्वेश्चन देखो ध्यान से तो 2 ऑप्शंस वहां पे एक साथ आपको मिलेंगे, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का और दूसरा इलेक्शन टू लेजिस्लेचर का। यूपीएससी कौन से वाले ऑप्शन को ज्यादा क्रेडिबल मानेगा नहीं पता। लक्ष्मीकांत के हिसाब से आंसर ए या बी में से एक होगा। तो इस टाइप का ये एम्बिगुअस क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। हाँ, एम्बिगुअस है वो बात दूसरी है, लेकिन अगर ऑप्शंस इजी होते थोड़े तो आप इसको सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं यहां पे। एक क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। हमने तो पढ़ा था आर्टिकल 12 में कि स्टेट का मतलब होता है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, अदर अथॉरिटीज एटसेट्रा। हमने आर्टिकल 12 में तो यही सारी बातें पढ़ी थी। लेकिन यहां पे जो हमारे को ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 11th क्लास की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी, जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। और ये जो वर्ड स्टेट है 11th क्लास की इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पेज नंबर 53 पे आपको एज इट इज इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब कि हम जो यूजुअली कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटी की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, पॉलिटी की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, या एनसीईआरटी पढ़े ही ना, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ लें तो चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जहां पे डेफिनेशंस, गहरे मतलब पूछे गए हैं,
ये सीधा सीधा वर्बेटिम एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, हायर क्लास एनसीईआरटी से। मैं स्ट्रेस कर रहा हूं इस वर्ड पे, हायर क्लास एनसीईआरटी से। आप यहां पे देख सकते हैं 11वीं क्लास की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी से यह प्रश्न सीधा सीधा लिया गया है। तीसरा सवाल अपना क्या बनता है, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेसिकली रिटायर्ड जजेस को लेके और रिव्यू को लेके दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे। यह क्वेश्चन सीधा सीधा लक्ष्मीकांत से सॉल्व होता है। अगर हम देखें पेज नंबर 26.4 और पेज नंबर 34.8 जिनका स्क्रीनशॉट यहां पे लगा हुआ है, वर्बेटिम स्टेटमेंट्स जो है हमारे को क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। मतलब कि इस टाइप के सवाल जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, और अगर इस टाइप के सवाल भी आप गलत करके आ रहे हो तो काफी दिक्कत होगी। मतलब कि अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस में क्या देखा कि लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट सवाल भी आ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी से मिक्स एंड मैच करते हुए हायर क्लास एनसीईआरटी से भी सवाल इधर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप को लेकर सवाल आया था कि हमारे पास एक सिटीजनशिप और एक डोमिसाइल है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट की बात हो रही है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कौन होते हैं, जिनकी पर्टिकुलर एज होती है 35 ईयर्स, सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हैं, और ये सारी बातें। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर हमने लक्ष्मीकांत ध्यान से पढ़ी है, अगेन सीधा क्वेश्चन उठाया गया है लक्ष्मीकांत से ही, तो यहां पे हमारे को 3 पेजेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पेज नंबर 6.4, 6.5 एंड 17.5 छठे एडिशन के। सीधा सीधा यहां से आंसर निकल के आता है और आंसर होता है ए। तो अभी तक के जो सवाल हैं हमने देखा मोस्टली स्टैटिक हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे सवाल ही स्टैटिक रहेंगे। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। अगर हमारा एक लिबरल लोकतंत्र है, उदारवादी लोकतंत्र है, तो उसमें आजादी के क्या महत्व हैं? कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट या सेपरेशन ऑफ पावर। 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी, उसका पेज नंबर 21 और पेज नंबर 23 अगर हम देखें तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि जो एक सेपरेशन ऑफ पावर होता है वो लिबरल डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए काफी जरूरी होता है। सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लिबरल डेमोक्रेसी। कि हमारे को एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए और तभी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को रोक सकता है। यह क्वेश्चन सॉल्व होगा पेज नंबर 21 और 23 से। हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी, वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगेन हायर क्लास एनसीईआरटी और ऐसी एनसीईआरटी जो यूजुअली निग्लेक्ट की जाती है, क्योंकि यूजुअली एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं, सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो एनसीईआरटी है सिर्फ वो पढ़ लेते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ के क्या करना है, या सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ के क्या करना है। दोनों से मैंने आपको यहां पे सवाल दिखाया। एक और एम्बिगुअस सवाल, वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड अपॉन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, power of the Parliament to legislate is limited. ये statement तो सही है। In India, matters related to the constitutionality of amendment of an act of the Parliament are referred to the Constitution Bench by the Supreme Court. वो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सवाल उठाना है तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा जाता है और कहीं नहीं भेजा जाता। सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा एम्बिगुअस है। उसका कारण यह है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे को पेज नंबर 3.3 से मिल जाएगा, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करते हैं तो हर सवाल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को नहीं भेजा जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंडमार्क जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एक्साइड इंडस्ट्रीज 2020, अभी रिसेंट जजमेंट है ये इनकम टैक्स एक्ट को लेके। यहां पे 2 जजेस की बेंच ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43B को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। सेक्शन 43B में क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इन्वॉल्व था, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर नहीं करा गया। तो अगर हम इस जजमेंट के हिसाब से चलते हैं तो आंसर होगा ए, ओनली 1। और अगर हम ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा जाता है हर सिनारियो में, यूपीएससी अगर इसको उस तरीके से इंटरप्रेट करता है तो आंसर सी हो सकता है, बट मोस्टली इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि इस जजमेंट के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का क्वेश्चन है वो छोटे बेंचेस भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सिर्फ तब बनता है जब कोई बहुत ही संगीन मामला जो है वो सामने आता है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for the purpose of subject of administrative reforms and promoting it. काफी अलग सवाल है, सुनने में ही पता चल रहा है कि लक्ष्मीकांत में तो ये शायद ना दिया हो, एनसीईआरटी में भी मोस्टली ना दिया हो। In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reforms Commission 1966, first Administrative Reform Commission, and this was placed under the Prime Minister's charge. कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह सवाल लक्ष्मीकांत से नहीं सॉल्व होता और पूरे तरीके से यह एक अनप्रेडिक्टेबल सवाल था। कहने का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड पर्सनल की अगर वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे हमारे को दो लिंक्स मिलते हैं जिधर से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। मतलब कि ना तो ये एनसीईआरटी में है ना ही ये लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ देना ही सही रहता है। यहां पे तुक्केबाजी करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि अपने ने कभी बात सुनी नहीं है, किसी भी स्टेटमेंट का आइडिया नहीं है। तो जो भी आप 2022, 23, 24 की तैयारी कर रहे हो, आपको यह ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन से कुश्ती नहीं लड़नी है और ना ही इस टाइप की रिपोर्ट्स पढ़ने का कोई स्टंट करना है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है 100% क्वेश्चंस कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता यूपीएससी में। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं अटेम्प्ट करूंगा, अब मैं सारी की सारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ूंगा और उन्हें समझूंगा, उस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि ऐसे एक दो क्वेश्चन तो टकराएंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि इन क्वेश्चंस को जाने दिया जाए, इनका कॉस्ट बेनिफिट काफी पुअर होता है। हमारे को इस टाइप के आसान सवाल पकड़ने, जैसा कि ये दिया हुआ राइट टू प्राइवेसी जो है कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्ट किया गया, 15, 19, 21 और 29। अब सीधा सा पता है कि केएस कुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया कि आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। पेज नंबर 7.14 पे 6th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत पे वर्बेटिम दिया हुआ है, मतलब कि सीधा लक्ष्मीकांत से सॉल्व होता है। इस टाइप के सवाल हैं जो आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही हैं जो आपको दूसरों से आगे करेंगे। अगर कोई ये क्वेश्चन गलत कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली पीछे हो रहा है। क्यों? ये आसान सवाल कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ये जो कमीशन वाला मुश्किल सवाल देखा था, इस टाइप के सवाल यूजुअली कट ऑफ डिसाइड नहीं करते, राइट। अगला सवाल क्या था? थोड़ा टेढ़ा सवाल था ये भी। इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting the candidate from contesting one Lok Sabha election from 3 constituencies। ठीक है, यह स्टेटमेंट गलत है। In 1991 Lok Sabha elections Shri Devilal contested from 3 Lok Sabha constituencies। Okay, as per the existing rules, if a candidate contests one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of the by-elections। Statement 2 और Statement 3 हमारे को लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट 1 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के चैप्टर में मिलेगा। मतलब कि पार्शियली हम इस क्वेश्चन को लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम श्री देवीलाल की बात करें, जिनका नाम यहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, इनका नाम 12th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो एनसीईआरटी है वहां पे इनका नाम दिया हुआ, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि इन्होंने कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था 1991 में। और वैसे भी इतने लोग हर साल चुनाव लड़ते हैं, हमारे लिए बहुत ही इंपॉसिबल है कि हम ये याद रखें कि किसने कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा चुनाव लड़ा। तो प्रैक्टिकली ये याद करना कि सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है गलत बहुत मुश्किल है। ये क्वेश्चन आधा लक्ष्मीकांत से निकलेगा कि इसके फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में 73.3 पेज नंबर पे अपने को दिया हुआ है, लेकिन बचा हुआ जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से निकलेगा, जो पूरा तरीके से लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूपीएससी का फेवरेट एक्ट है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो कानून है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रीलिम से पहले ये कानून की समरी आप जरूर पढ़ेंगे। पूरा कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कानून है जिससे यूपीएससी हर साल सवाल करता ही करता है। अगर प्री में यूज नहीं होगा तो मेंस में तो 100% इस्तेमाल होगा। तो ये वाला जो कानून है ये आप याद से अपने प्रीलिम्स मेन से पहले पढ़ के जाएंगे। यूपीएससी में हर साल सवाल आता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन फंस सकता है और मेंस में फॉर्डर पॉइंट्स इसके काम आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये सवाल लक्ष्मीकांत से तो पूरा नहीं निकलता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस कि एक संवैधानिक सरकार का क्या मतलब होता है। यह सवाल जो है अपनी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके पेज नंबर 224 से निकला है। यहां पे
वर्बेटिम स्टेटमेंट मेंशन्ड है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है? 11th क्लास की, मतलब हायर क्लास एनसीईआरटी। अभी तक हमने एनसीईआरटी से 3 सवाल देखे और तीनों ही 11th क्लास एनसीईआरटी के थे। एक 11th सोशियोलॉजी, 11th पॉलिटिकल थ्योरी, 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। सर कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करो तो पहले ऊपर वाली क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, 11th 12th की, क्योंकि वहां से सवाल ज्यादा निकलता है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास 3 एनसीईआरटी पढ़ लोगे, मोमेंटम टूट जाएगा, फिर कहोगे 3 एनसीईआरटी तो मैंने A to Z पढ़ ली, लेकिन उससे सवाल ही नहीं निकल रहा, तो उसको पढ़ के करोगे क्या? पढ़ना जरूरी है, उसमें से फॉर्डर पॉइंट्स निकलेंगे, सवाल भी निकलेगा, लेकिन कम निकलेगा एज कंपेयर टू 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी। मेरे कहने का मतलब यह है, तो जब भी एनसीईआरटी पढ़ो हमेशा उल्टी पढ़ो, 11th 12th की पहले पढ़ो और 6th 7th 8th की बाद में पढ़ो। अगला सवाल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और बाउंसर सवाल था। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power। देखो अब अनकंट्रोल्ड और डिस्क्रिशनरी पावर का अगर हम देखें तो यहां पे 28 तो नहीं लग सकता, क्योंकि यहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है। 32 शायद लग सकता है, 44 नहीं लग सकता क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया है। तो अगर आप 14 और 32 में कंफ्यूज्ड हो तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते एग्जाम में। मतलब कि आपको कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। कहने का मतलब है ये जो सवाल है ये ना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ, ना ही लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, ना ही डीडी बसु में दिया हुआ। एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आती है ब्रिज किशोर शर्मा के नाम से, पीएचआई पब्लिकेशन की। इस किताब के पेज नंबर 7.55 पे स्टेटमेंट नंबर 7.53 में ये चीज वर्बेटिम मेंशन है। देखो, अ लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर्स अपॉन द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन इज वायलेटिव ऑफ। सुप्रीम यूपीएससी ने क्या करा, बस ये आर्टिकल 14 की जगह फिल इन द ब्लैंक दे दिया। आंसर आर्टिकल 14, यहां पे वर्बेटिम मेंशन्ड है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सर अब हम ये किताब भी खरीद के पढ़ने लग जाए? नहीं, ऐसा कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 2 नंबर का एक सवाल निकला इस किताब से, अच्छी खासी मोटी किताब है और दूसरे सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। कोई पॉलिटी में डॉक्टरेट की डिग्री तो हासिल करनी नहीं है, वो करनी होती तो पढ़ भी लेते। एक क्वेश्चन के लिए किताब खरीदोगे कोई पॉइंट नहीं है। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत से पकड़े जा रहे हैं उनको एक्यूरेटली पकड़ो तो जाके कुछ बात बनेगी। अगर इस टाइप की किताबें खरीदने लगे तो मार्केट में तो कोई एंड नहीं है, घर में खुद ही लाइब्रेरी बन जाएगी। अगला सवाल, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अब यहां पे बहुत बहस होगी, कमेंट्स में भी काफी लोग लिखेंगे कि सर 26 जनवरी को हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर लिखा हुआ नहीं था। लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछ रहा वो कि प्रियम्बल में क्या लिखा था। क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्टेटस था। 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरन भी था, सोशलिस्ट था। क्यों? डीपीएसपी जो हमारे सोशलिस्ट इन नेचर है कई सारे। सेक्युलर भी था। क्यों? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है जो कि सेक्युलरिज्म का हिस्सा है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो प्रियम्बल में लिखा ही था। ये जो सवाल है ये प्रियम्बल का सवाल नहीं है। आधे लोगों ने इसको प्रियम्बल से इंटरप्रेट करके आंसर कर दिया बी, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन आंसर डी होना चाहिए। क्यों? वहां पे प्रियम्बल का स्टेटस नहीं पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पूछा है। डीपीएसपी पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स इनको इंटरप्रेट करते हुए हमारे को समझ आता है कि आंसर इसका डी होना चाहिए। सीधा सीधा जो है लक्ष्मीकांत से सवाल निकलेगा। पेज चैप्टर नंबर 4, 7 और 8 अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा, 6th एडिशन। तो कई लोगों ने इसको प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करा, लेकिन इसको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। वो ये नहीं पूछ रहा कि प्रियम्बल में क्या मेंशन था क्या नहीं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। बहुत ही एकदम केक वॉक क्वेश्चन, और अगर ये भी गलत हो रहा है तो इसका मतलब तैयारी में तो बहुत ही ज्यादा खराबी है। लक्ष्मीकांत में वर्बेटिम मेंशन्ड है पेज नंबर 8.2 पे कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ये आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, डीपीएसपी। कहने का मतलब है कि जो हमने अभी अनप्रिडिक्टेबल सवाल देखे, एक वो कमेटी वाला, फर्स्ट एआरसी वाला, और उसके अलावा कौन सा, ये जो अभी मैंने ब्रिज किशोर शर्मा की किताब दिखाई थी ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचना अपने को। सर कमाल कर रहे हो, मैं तो यूपीएससी का चैंपियन बनना चाहता हूं, सारे सवाल सॉल्व करना चाहता हूं। पॉसिबल नहीं है। अपने को कौन से सवाल पकड़ने हैं जो लक्ष्मीकांत से आसानी से सॉल्व हो रहे हैं और एनसीईआरटी से आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे टाइप के सवाल अगर गलत कर रहे हो तो कट ऑफ से नीचे रहोगे। अगर ऐसे टाइप के सवाल चुटकी बजा के सही कर रहे हो तो कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आना तय है।
इसके अलावा अभी तक हमने एक ट्रेंड क्या देखा कि इस बार यूपीएससी ने पर्टिकुलरली अखबार से कम क्वेश्चन दिए हैं पॉलिटी में। अखबार से बहुत क्वेश्चन आए हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में, जिनकी बात मैं अगले वीडियो में करने वाला हूं। यूपीएससी ने पॉलिटी में पर्टिकुलरली अखबार से इस बार थोड़े कम सवाल पूछे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यूपीएससी अखबार से कुछ पूछेगा नहीं। क्यों? मेंस भी तो पढ़ा है अभी। यूपीएससी का मतलब सिर्फ प्रीलिम्स थोड़ी ना है। मेंस के सवाल अभी दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा, अखबार में से सीधे क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। ठीक है, अगला सवाल देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब इससे ज्यादा केक वॉक सवाल पॉसिबल ही नहीं है। लक्ष्मीकांत में वर्बेटिम स्टेटमेंट दिया हुआ है पेज नंबर 7.25 पे। कौन सा? ये राइट टू प्रॉपर्टी ये रहा, एंड द राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन्स अ लीगल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सीधा वर्बेटिम लाइन बाय लाइन दिया हुआ है पेज नंबर 7.25 पे। मतलब कि केक वॉक क्वेश्चन, लो हैंगिंग फ्रूट, इस टाइप का सवाल अगर गलत हो रहा है तो बहुत बड़े कंसर्न की बात है। इस टाइप का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो अभी तक 2-3 सवालों को छोड़ के मोस्टली सारे सवाल जो हैं वो या तो एनसीईआरटी से आए हैं या लक्ष्मीकांत से आए हैं। अब ये सवाल है जो टेढ़ा सवाल है, अपने को इसमें घुसना ही नहीं है। फिर भी एक बार दिखा देता हूं कि क्या सवाल है। लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, इवन गूगल से भी मेरे को बहुत टाइम लगा इसका आंसर सही सोचने में। राइट टू सिटी के ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन कि एग्जैक्टली राइट टू द सिटी क्या है, किसको मिलेगा। राइट, ये आंसर जो था ये गूगल में भी सीधा नहीं मिलेगा। रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट की एक जजमेंट आती है, अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। इंडिया कानून नाम की वेबसाइट है, ये उसका लिंक है जहां पे मैंने जजमेंट ढूंढी। और इस जजमेंट के अंदर इसके पैराग्राफ्स मैंने यहां पे चिपकाए हैं जो आपको दिखाएंगे कि आंसर इसका डी होगा। कि मतलब जो स्लम्स हैं, क्या लिखा है यहां पे? क्या लिखा है? प्रायोरिटाइजिंग द हाउस होल्ड नीड्स ऑफ सच पॉपुलेशन। कौन सी पॉपुलेशन? गार्बेज कलेक्टर्स, सैनिटेशन, रिक्शा पुलर्स एटसेट्रा। इनकी हाउस होल्ड्स की नीड्स को प्रायोरिटाइज करना हमारी स्टेट का वेलफेयर एक्शन है। मतलब कि स्लम्स वगैरह में बेसिक एमिनिटीज जो है वो तो हमारे को देनी ही पड़ेंगी। उसके अलावा भी यहां पे कई सारी बातें बोली गई थी। अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 आंसर होगा एज पर द जजमेंट डी। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी और इस जजमेंट के हिसाब से अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में राइट टू द सिटी देखें तो आंसर इसका डी होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, देखो यूपीएससी का मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड नहीं है। ये कोई मैथ्स का सवाल नहीं है जो सही है तो पूरा सही है, गलत है तो पूरा गलत है। नहीं, यूपीएससी का मतलब है स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ना है। कहने का मतलब है अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन या तो लक्ष्मीकांत से थे या एनसीईआरटी से थे। एनसीईआरटी में भी हायर क्लास एनसीईआरटी से थे, मतलब कि 11th और 12th क्लास। अगले सवाल पे चलते हैं, जुडिशियल कस्टडी। अब ये सवाल जो है यूपीएससी ने इस बार बड़ी स्मार्टनेस से क्या करा है कि जो लॉ की, जुडिशरी की टर्म्स होती हैं उनको पॉलिटी में मिक्स कर दिया है। मतलब कि कस्टडी, पैरोल वगैरह ये सारी बातें अभी हम देखेंगे कैसे इनको मिक्स किया गया। और ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station and not in jail. During the judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. हमारे को बताना है कौन सा सही है। ये जो क्वेश्चन था सीधा सीधा वर्बेटिम स्टेटमेंट्स 9 सितंबर 2020 पिछले साल के इंडियन एक्सप्रेस में वर्बेटिम दी गई थी। एक बॉलीवुड अभिनेत्री के केस में ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल डाला था अखबार में अपने, जहां से ये जुडिशियल कस्टडी पूरा का पूरा एक्सप्लेन था। यूपीएससी ने वहीं से एज इट इज लाइंस उठाई हैं और ये क्वेश्चन दिया है। तो यहां से हमारे को समझ आता है कि अखबार पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि वहां से भी लो हैंगिंग फ्रूट्स देखने को मिलेंगे कि जो मुद्दे न्यूज में हैं अगर हम वो ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं तो सीधा सवाल निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि अखबार के सवाल जो है वो टैकल नहीं हो सकते। दूसरा क्वेश्चन जुडिशियल और ये जुडिशरी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पे, पैरोल के ऊपर सवाल आया था। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his right. State governments have their own prisoners release on parole rules. सर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं दिया हुआ, कैसे सॉल्व होगा? सीधा सीधा वर्बेटिम 5 सितंबर 2020 और 28 अक्टूबर 2019 के इंडियन एक्सप्रेस में वर्बेटिम दोनों स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। लिंक यहां पे, यू कैन क्रॉस चेक। कहने का मतलब है कि अखबार का जो सिग्निफिकेंस है वो भी यहां से हमारे को दिखता है कि अगर इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स में टैकल करना है तो इंडियन एक्सप्रेस,
अपनी लक्ष्मीकांत 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी और उसमें ज्यादा जोर 11 12th की एनसीईआरटी पे दिया जाए तो ये मेजॉरिटी क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो इधर उधर चलता रहता है यूपीएससी में, राइट। लेकिन एक चीज यहां पे देखने वाली है कि ये जो करंट अफेयर्स थे इस बार के, ये 1 साल नहीं बल्कि 2 साल के पूछे गए हैं। 21 में पेपर हुआ, लेकिन इसका सोल्यूशन कहां से निकल के आ रहा है? 2019 के इंडियन एक्सप्रेस से। तो ये एक चिंताजनक बात है, ये एक देखने वाली बात है। इसके ट्रेंड की बात करूंगा मैं आगे। अभी अगला सवाल अगेन सीधा इंडियन एक्सप्रेस से था ये, कि ये वाला जो एक्ट है ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स। ये जो है 6 जुलाई 2021 के इंडियन एक्सप्रेस में हमारे को दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये चीज अपने को पीआईबी पे भी दी हुई थी, लेकिन आपको पीआईबी अभी कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो इंपॉर्टेंट बातें पीआईबी में दी होती हैं वही सेम चीज इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर होती है। तो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस ठीक तरीके से पढ़ रहे हो, अखबार ठीक तरीके से पढ़ रहे हो, वर्बेटिम सवाल निकलेंगे और पीआईबी भी अखबार में मोस्टली कवर हो जाएगा। तो समझने की बात यह है कि अखबार से वर्बेटिम सवाल पॉलिटी में पूछे गए, कोई आउट ऑफ द लीग, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल अखबार से ज्यादा नहीं थे। अब यह सवाल है जो थोड़ा टीडीएस था, टीडीएस इन अ वे की जनरल नॉलेज के ऊपर था, जनरल अवेयरनेस के ऊपर था, इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था एक्सेप्ट आर्टिकल 18। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18। पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, वर सस्पेंडेड वंस। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। हमारे को बताना है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। देखो कितनी शांति से इन्होंने यहां पे एक नॉट वर्ड डाल दिया। अब हमारे को क्या बताना है इधर? नॉट करेक्ट, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैं पक्का श्योर हूं कि कई एस्पिरेंट्स इसमें गलती करके आए होंगे कि इसने पूछा कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो 1 वाला स्टेटमेंट तो सही है, उसके बेसिस पे 1 वाला स्टेटमेंट तो गलत है, उसके बेसिस पे एलिमिनेशन करके बी आंसर हो गया। बहुत से लोग बी आंसर करके आए होंगे, मैं पक्का से कह सकता हूं। लेकिन उसने पूछा नॉट करेक्ट, तो 1 तो सबसे पहले गलत है ही, अगर हमने लक्ष्मीकांत ठीक से पढ़ी है तो। पहला स्टेटमेंट जो है वो पेज नंबर 7.10 पे दिया हुआ लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन के, लेकिन अदर स्टेटमेंट जो है वो रैंडम जी के। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है कि जब भी आप अखबार में देखो कि कोई अवार्ड वगैरह का नाम दिया हुआ है, तो आप उसमें क्या करोगे, उस अवार्ड के बारे में थोड़ा बहुत भारत सरकार की वेबसाइट से पढ़ लोगे। एक चीज ध्यान रखना, विकिपीडिया वगैरह यूज मत करना। विकिपीडिया पे मेरे को ट्रस्ट नहीं है, वहां पे बहुत सी इंफॉर्मेशन गलत होती है। मैं विकिपीडिया 99% ऑफ द टाइम यूज नहीं करता, 1% रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मैं विकिपीडिया यूज करता हूं, राइट। तो ये तो मत पढ़ना। अब आता हूं मेंस पे कि मेंस 2020 जो अभी हुआ था वहां पे सवाल किस तरीके से पूछे गए थे। प्रीलिम्स के तो हमने देख लिए, मेंस के सवाल देख लेते हैं एक बारी। मैंने आपको क्या बोला था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भूलना मत, ये यूपीएससी पक्का पूछता है, फेवरेट एक्ट है यूपीएससी का। यहां पे देख लो डिस्क्वालिफिकेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर सीधा वर्बेटिम सवाल बना हुआ है क्या, कि हमारे को डिस्क्वालिफिकेशन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जो ग्राउंड्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करके। अखबार बेस्ड क्वेश्चन है, कई सारे एडिटोरियल्स पूछे गए थे, कई सारे एडिटोरियल्स आए थे किससे रिलेटेड, कि अगर कोई आदमी क्रिमिनल या करप्ट प्रैक्टिसेस में पकड़ा जाता तो उसके साथ क्या होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि यूपीएससी एक्ट्स और बिल्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देता है। आरटीआई एक्ट के ऊपर सीधा सीधा सवाल, ये भी यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आरटीआई एक्ट प्रीलिम्स में कई बार सवाल पूछ चुका है पहले, मेंस में आता है, एसए में कई बार काम आता है। आरटीआई एक्ट के ऊपर सवाल कि जो अभी आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट्स करे हैं उससे इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे इंपैक्ट होती है। अब ये चीज सिर्फ आप कर सकते हो और ये कोई नहीं कर सकता आपके लिए। क्यों? अगर आप कोई क्लास देख रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट में हो, लिमिटेड टाइम होता है, वहां पे लिमिटेड कॉन्सेप्ट कवर हो पाते हैं। आपको ये लग रहा है कि मैंने क्लास कर ली काफी है, अब मेरे को ऊपर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपाइलेशन पढ़ लूंगा उसमें हो जाएगा। भैया कंपाइलेशन की भी तो लिमिट है, पतली बुक बनानी है, मोटी बना दी तो खरीदेगा कौन? मोटी तो लक्ष्मीकांत भी है, तभी तो लोग उसकी समरी ढूंढते हैं, यूट्यूब पे समरी वीडियोस देखते हैं लक्ष्मीकांत के। तो कंपाइलेशन में भी तो अपनी अलग लिमिटेशन है कि पतली बनानी है तभी एस्पिरेंट पढ़ेगा। अरे ये तो क्रिस्प में सब कवर हो रहा है, पढ़ लूंगा। ये सारी चीजें शॉर्ट में कवर नहीं हो सकती। 150 वर्ड लिखने कैसे लिखोगे जब कुछ आता ही नहीं होगा। तो अखबार सॉल्यूशन है इसका, सिर्फ किसी किताब में नहीं मिलेगा। आरटीआई के बेसिक फैक्ट मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत में, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा वो लक्ष्मीकांत में कभी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में कभी नहीं मिलेगा। इसका जो कंटेंट है वो मिलेगा सिर्फ अखबार में, कोई किताब में नहीं मिलेगा। कोई भी किताब उठा लो मार्केट से, सिर्फ अखबार में मिलेगा। सिमिलरली यहां पे देखो फेडरलिज्म के ऊपर सवाल आया है, कोऑपरेशन, कन्फ्रंटेशन एंड कंपटीशन। बेसिकली जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट काउंसिल्स, इन सब के बारे में यहां पे लिखना है। साथ के साथ रिसेंटली जो हेल्थ स्कीम्स, आयुष्मान भारत,
जीएसटी कंपनसेशन, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। लक्ष्मीकांत में ये सब नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी, लेकिन कंटेंट क्या है वो एडिटोरियल से मिलेगा सिर्फ। कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत में पूरा नहीं दिया हुआ ये कि जुडिशियल सिस्टम कैसा है इंडिया यूके का, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है बताओ, नहीं दिया हुआ। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, रिसेंटली लोकसभा स्पीकर को लेके, एंटी डिफेक्शन कानून को लेके कई सारे एडिटोरियल्स आए कि वो कई बार बायस्ड हो जाते हैं। एक स्पीकर को ऑफिस छोड़ने के बाद भी जो है अनबायस्ड रहना चाहिए। स्पीकर की क्या लिमिटेशंस हैं, स्पीकर किस तरीके से खराब काम कर रहे हैं, किस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहां पे आएंगी। लक्ष्मीकांत में क्या दिया हुआ है, स्पीकर की पावर्स दे दी कि हाँ मनी बिल सर्टिफाई करना तो स्पीकर कर देंगे, उस तरीके से। अखबार पढ़ना जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व नहीं होंगे, कुछ भी कर लो आप। यहां पे देखो कानूनों के नाम दे दिए, पूरी लक्ष्मीकांत छान मारो, ये कानूनों के नाम नहीं मिलेंगे। कौन से, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, चलो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नाम फिर भी मिल जाएगा, फार्म्स एक्ट, लक्ष्मीकांत का तो नया एडिशन ही नहीं आया अभी, एनसीईआरटी में तो ये कानून मिलेंगे ही नहीं, कहां से करोगे सर? मैं तो समरी पढ़ूंगा, नहीं मिलेगा उसमें भी। जितना डिटेल में 250 वर्ड लिखा है, 50 वर्ड नहीं लिखा। एपिडेमिक डिजीज एक्ट के ऊपर हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल मिलेंगे। फार्म एक्ट के ऊपर तो रोज ही एडिटोरियल आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर जब कोरोना को डिजास्टर घोषित किया था, इतने सारे उसके बाद भी एडिटोरियल्स आए थे एसडीआरएफ एनडीआरएफ को लेके कि केंद्र सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए कोरोना डेथ्स का। अखबार में वर्बटिम सवाल थे, एडिटोरियल्स थे। ये मेंस के जो सवाल है ना, ये जो आपको लगता है कि डे 1 से आंसर राइटिंग कर लूंगा, इस टाइप के सवाल देखो, पेन नहीं चलेगा आपका जब तक अखबार नहीं पढ़ लोगे 6 महीने तक। लक्ष्मीकांत का एक पैराग्राफ में स्टेटमेंट निकाल के मैं भी दे सकता हूं कि भैया इस पे डिस्कस कर लो, आंसर लिख लो। एस्पिरेंट 250 वर्ड लिखाएगा और भैया मजा आ गया तो आंसर राइटिंग कर ली। लेकिन सवाल तो इस तरीके का आ रहा है ना कि लोकसभा स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर रहना चाहिए, मतलब हमेशा अनबायस्ड रहना चाहिए। इन कानूनों में क्वाजी फेडरलिज्म कैसे दिख रहा है बताओ? ये एनालिसिस तो आपको सेल्फ स्टडी में करना है ना, एडिटोरियल में यही तो बातें लिखी होती हैं। तो कहने का मतलब है ये जो डिपेंडेंसी है ना, इज दिस सफिशिएंट? यूपीएससी में भैया कुछ सफिशिएंट नहीं है। इज दिस सोर्स सफिशिएंट? मतलब हर वीडियो के कमेंट में, हर क्लास के कमेंट में यही बातें मिलती हैं, इज दिस सफिशिएंट और नॉट? इसमें मैं क्या सफिशिएंसी डिफाइन करूं, और जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है वो भी नहीं पता मेरे को। सफिशिएंसी डिफाइन कैसे होगी? कहने का मतलब है अगर अखबार, लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो यूपीएससी भी नंबर शॉर्टकट में ही देगा। इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लो। फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, पंचायत म्युनिसिपैलिटी के बारे में क्वेश्चन है, ये टर्म ढूंढ के दिखा दो लक्ष्मीकांत में, मिलेगा ही नहीं, पासिंग रेफरेंस है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशंस के ऊपर क्वेश्चन, जुडिशियल लेजिस्लेशन सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर क्वेश्चन, रीसेंट टाइम में किस तरीके से जुडिशरी प्रोएक्टिव हो रहा है, ये उसके ऊपर सवाल है 250 वर्ड्स का। रीसेंट एग्जांपल जब तक इनमें लिखोगे नहीं तब तक आंसर की क्वालिटी निकल के आएगी नहीं। तो वहां पे खाली पेज थोड़ी ना छोड़ के आओगे। सर इंट्रो तो बहुत बढ़िया लिख दिया, बॉडी के लिए कुछ था ही नहीं लिखने का। और इस टाइप की चीजें किसी मैगजीन कंपाइलेशन में कवर नहीं होंगी, चाहे कुछ भी कर लो। भैया उन्हें भी तो किताब पतली रखनी है। अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। मेंस का एक एक सवाल अखबार से आया है, प्रीलिम्स के ज्यादातर सवाल लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी से थे, मेंस का एक एक सवाल न्यूज़पेपर से आया है। तो सर क्या पढ़ें? और देख लो, राज्यसभा सपोर्टिंग ऑर्गन, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, जेंडर जस्टिस। नेशनल कमीशन फॉर विमेन का पासिंग रेफरेंस दिया हुआ लक्ष्मीकांत में। राज्यसभा यह दिया हुआ है कि कैसे वो लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो सपोर्टिंग ऑर्गन कैसे है ये तो हमें सोचना है ना, कि किस तरीके से ये स्टेपनी टायर की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरीके से ये सपोर्टिंग ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो हमें ही देखना है ना। राज्यसभा की यूटिलिटी क्या है? अलग अलग स्टेट से राज्यसभा में जो लोग आ रहे हैं उनके पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है, क्या वो रीजनल इंटरेस्ट जो है रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनको बोलने के लिए कितना टाइम मिल रहा है, वहां पे पार्लियामेंट में टाइम किस बेसिस पे मिलता है, क्या राज्यसभा सही में यूजफुल है? राज्यसभा की जितनी कमिटीज बनती हैं क्या उनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है? ये पॉइंट्स लिखने हैं यहां पे। लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। वो बुक्स है फैक्चुअल बुक्स। ये क्वेश्चन है डायनेमिक क्वेश्चन। कुछ आइडिया लग रहा है? राइट।
अच्छा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वो ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं और बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, वो ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा नीचे रेफरल कोड दिया हुआ है मेरा, मधुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए और बाकी सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए वो रेफरल कोड यूज करना, मधुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। अगर मैं प्रीलिम्स 2021 की बात करता हूं जो 10 अक्टूबर को हुआ, वहां पे 9 क्वेश्चन थे लक्ष्मीकांत से, एनसीईआरटी से 3 सवाल और तीनों के तीनों 11वीं कक्षा से थे, ये बात ध्यान रखने वाली है। न्यूज़पेपर से 3 सवाल, इंडियन एक्सप्रेस से सॉल्व हो रहे थे तीनों, और बाहर से 4 सवाल, वो कमेटी वाला और ये सारी चीजें, ब्रिज किशोर शर्मा वगैरह वाले सवाल। सवाल उठता है कि प्री और मेंस के क्वेश्चंस को देखते हुए अपनी बुक लिस्ट क्या बनती है। देखो, एनसीईआरटी पढ़नी है रिवर्स ऑर्डर में, 6 से 12 तक की पढ़नी है, लेकिन शुरुआत करोगे 12th से, फिर 11th, फिर 10th, फिर 9th, इस तरीके से पढ़ के देखो, फायदा आप ही का है। लक्ष्मीकांत पूरी पढ़नी है इंडियन पॉलिटी की। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, कितने साल का पढ़ना है वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, आने वाले वीडियो में, कि अखबार कितने साल का पढ़ना है। आप आज से पढ़ना शुरू कर दो, राइट। पीछे का छूट गया उसके बारे में सोच के आज का मत छोड़ो, आज से अखबार पढ़ना शुरू कर दो। इंडियन एक्सप्रेस रोज पढ़ना है। बेयर एक्ट अगर टाइम मिले तो कर लो, वरना मैं अपने कोर्स में तो करा ही रहा हूं, वो देख सकते हो। बेयर एक्ट में से कई सारे सवाल निकलते हैं प्री मेंस के। अगर टाइम मिले तो बेयर एक्ट पढ़ लो, ना टाइम मिले इसे छोड़ दो, लेकिन ये 3 तो कंपलसरी हैं, ये 3 के बिना अपनी नैया पार नहीं लगेगी, राइट। तो ये है प्री मेंस इंटरव्यू के सोर्सेस, अखबार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो अनअकैडमी से आपको पता ही है इस बार कितने सिलेक्शंस निकले, टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 100 में, कई सारे सिलेक्शंस थे। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मधुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए।